हम जानते हो ना। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नई शुरुआत करने के लिए आए हैं। जैसा आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी 3.0 का एग्जाम हो चुका है और अब रिजल्ट आना है और रिजल्ट के बाद उनकी नौकरी पक्की हो जाना है। उसी पैटर्न पर 4.0 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्योंकि लगभग ऐसा बताया, ऐसा है और ऐसा लगभग लगने भी लगा है कि साल में 2 बार परीक्षा हो। इसका मतलब 6 मंथ प्लस 6 मंथ, और 0.3 किसी वजह से 2 महीने लेट हो चुका है, 2 से 2.5 महीने तक लेट हो चुका है। इसका मतलब 4.0 जल्दी ही होने वाला है, जल्दी ही होने वाला है। तो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। यह हमारे बीच में भूपेंद्र शुक्ला जी हैं। इन्होंने ऑल क्लियर बताया। क्योंकि इन बच्चों को मालूम होगा कि कुछ देर के बाद ये सवाल आएगा। रविंद्र कुमार भी हैं, इन्होंने भी बताया। स्वाति यादव है, बहुत ही अच्छा है। और लेट्स स्टार बाई रितु बरनवाल जी भी हैं, बहुत ही अच्छा है। तो पीजीटी जूलॉजी का काम हो रहा है, जंतु विज्ञान का काम हो रहा है यहाँ पर। यूपी में अधिकतर पीजीटी बायोलॉजी होती है, अधिकतर बायोलॉजी होती है। कुछ सीटें ही अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर जूलॉजी बॉटनी अलग अलग है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने फिजियोलॉजी से की है और फिजियोलॉजी में DSSB कल ही उनका प्रमोशन लगाया गया था। ये उनके लिए भी है। दोनों ही एग्जाम NCERT बेस्ड हैं, इसलिए ये चीज दोनों एग्जामों के लिए होगी और दोनों के लिए क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। क्या शुरू करेंगे हम लोग? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये NCERT का नाम है। और सिंपली इसको रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे यूपी पीजीटी टीजीटी में डायरेक्ट लिख दिया जाता है श्वसन। अब श्वसन में ढेर सारे प्रोग्राम आते हैं या नहीं आते हैं, आप उनको खोजते रह जाते हैं। जो पढ़ेगा वही आएगा, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। ये बात भी 3.0 से 100% हो चुकी है सिद्ध, और अब आगे भी और ज्यादा सिद्ध होगी। क्योंकि इसमें एक ऑप्शन में A, B, C, D और E, D में मोर देन 1, E में नन ऑफ द अबव। ये जो मोर देन 1 है या नन ऑफ द अबव है, ये अच्छी खासी गणित को, ABC को खराब कर सकता है और करता है और करने की क्षमता रखता है। इसलिए डी, खासकर डी बहुत ही खतरनाक है और ई भी उसमें से कमजोर नहीं है। जैसा पिछले अभी 3.0 में एक जगह ई भी मिला था। कई लोग पेपर सॉल्व कराए हैं, सभी कराते हैं संस्थान में। उनके बीच में बात होती है बच्चों के नाम की, तो वहां ऐसा देखा गया है कि
बच्चे कई जगह पढ़ते हैं या कई जगह ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जिसको जहां मौका मिले वहां पर पढ़ना चाहिए। कोई विद्यार्थी यूनिवर्स से है, मेरा पीजीटी जूलॉजी में 104 नंबर आ रहा है सर, हो जाएगा? तो मुझे तो लग रहा है कि निश्चित हो जाएगा। 80 इधर से, 10 इधर से कम इनके कट ऑफ होंगे और 30 में उधर से अगर 10 होंगे तो यूनिवर्स से जो 104 हैं इनके सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। हाँ, 84 जर्नल का बताया है, तो ये अपना 120 में बता रहे हैं। 120 इनका काफी अच्छा स्कोर है। जो आपने खासतर बीपीएससी में देखा होगा या और में भी देखा होगा, तो जनरल का है, जनरल की फीमेल का है, ओबीसी का है, फिर उनकी फीमेल का है, फिर अति पिछड़ा का है, फिर एससी का है, फिर एसटी का है, फिर ईडब्ल्यूएस का है, फिर दिव्यांगजन का है, फिर महिला का है, फिर पुरुष का है। तो बहुत बड़ा वेरिएशन वहां देखने को आपको मिलेगा। लेकिन ये निश्चित सही है कि लगभग कह सकते हैं 88 या 90 प्लस 100 ये सब होने की बहुत अच्छी संभावना है। दूसरा वाला पार्ट अच्छा किया, जूलॉजी भी अच्छा किया, तो आपका निश्चित काम होना तय हो जाएगा। एक स्लोगन हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, जो पढ़ेगा वही आएगा, जो पढ़ाएंगे वही आएगा, ऐसा लिखा। हम इसको थोड़ा एक और लिख देते हैं, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, वही बढ़ेगा। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। संस्थान ने आपकी सुविधा के लिए कॉल और व्हाट्सएप नंबर 9628959237 8318489291 दिए हैं। आप किसी भी समस्या की जानकारी यहां से ले सकते हैं। ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको रेस्पायरेशन बोलते हैं, इसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आज लेक्चर 1 है इसका। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। इससे हो सकता है किसी को कोई दिक्कत अगर होगी तो रेस्पायरेशन जान लेगा, श्वसन जान लेगा, तो उसमें थोड़ा आसानी हो जाती है। हिंदी वाले बच्चे भी रहते हैं तो उनके लिए भी आसानी हो जाती। तो इसके वर्ड मीनिंग को पहले समझना होगा कि आखिर ये है क्या, ये चीज रेस्पायरेशन क्या है, ये क्यों होती है, किस टाइप की प्रोसेस होती है। तो जो रेस्पायरेशन होता है ये किस भाषा का टर्म होता है। साइंस को अधिकतर इटैलिस, ग्रीक, लैटिन इन्हीं में लिखा जाता है, फिर उसकी इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है साइंटिफिक टर्म को देते हुए, और शुद्ध रूप से हिंदी और शुद्ध रूप से अंग्रेजी ये थोड़ा अलग बात हो जाती है। तो जानकारी के लिए हमने जानकारी आपसे ली है। अगर आपके पास जानकारी है कि रेस्पायरेशन किस भाषा का टर्म है और क्या मीनिंग है इसका, तो आप बता सकते हैं। ब्रीदिंग को ही रेस्पायरेशन बोलते हैं, ब्रीदिंग को ही रेस्पायरेशन बोलते हैं। ये भी हम सभी को जानने की आवश्यकता है। रेस्पायरेशन की वर्ड मीनिंग क्या है, ब्रीदिंग की वर्ड मीनिंग क्या है, ये जानना होगा।
ये शाम की क्लास है, एक छोटी क्लास होगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी आज। तो जिसके पास समय है तो समय देगा, पढ़ेंगे आप तो जरूर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि अगर चैप्टर का परिचय दमदार हो जाए या किसी भी आदमी का परिचय दमदार हो जाए कि आप कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आना हुआ, क्या काम हुआ, ढेर सारी बातें अगर हो जाती हैं तो फिर काम करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर खासकर हमारी आदत ये है कि आपको काफ़ी चीज़ें परिचय के क्रम में लेक्चर 1 में ही दे देते हैं। चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी लेक्चर 2 से नहीं आते हैं, उसकी कोई खास वजह हो जाती है कि वो जान लेता है कि हमको अब इसी टाइप से पढ़ना है, तो अब रोज़ रोज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अगले दिन से हम ऐसे ही पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है इन्होंने। ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है रेस्पायरेशन। ये लैटिन का वर्ड है रेस्पायरेशन। मीनिंग क्या है इसकी अगर हम लोग देखें तो रेस्पायरेशन मीन्स ब्रीथ होता है, ब्रीथ। और साइंस में ब्रीदिंग में जब हम आगे पढ़ेंगे तो 2 शब्द वहां पर मिलते हैं ब्रीदिंग में, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल और एक्सहेल। एटमॉस्फेरिक एयर का अंदर के तरफ लेना और बाहर के तरफ निकालना। तो क्या यहां पर दोनों शब्द होंगे या किसी एक शब्द के लिए ब्रीथ का इस्तेमाल किया गया शुरुआती दौर पर, या उसका क्या कंसेप्ट होता है? अगर ये ऐसा भी मालूम होगा, हाँ, अकी अवस्थी हैं, इन्होंने इसको ओल्ड लैंग्वेज बताया है लैटिन को। पूजा है बैच नहीं शुरू होगा, क्या पूछा है? ये बैच ही शुरू है। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनका भी ये टॉपिक है और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनका भी यही टॉपिक है। उमा कुमारी पूजा इस बात को पूछ रही थी कि बैच नहीं शुरू होगा, क्या? ये बैच ही शुरू है। यहाँ पर ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बैच ही शुरू है। सभी चीजों को पढ़ना है तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। फिजियोलॉजी आपकी चल रही थी, ये फिजियोलॉजी का अगला चैप्टर है। ये बैच ही शुरू है सभी के लिए, नए के लिए और पुराने के लिए। तो रविंद्र कुमार हैं यहाँ पर, इन्होंने बताया। पूजा फिर से पूछ रही है बैच नहीं शुरू होगा, ये बैच शुरू है। पूजा जी ये बैच ही शुरू है। हाँ ठीक है ना। तो रविंद्र यहाँ पर है, अलका अवस्थी हैं जिन्होंने बोथ दिया है यहाँ पर, और जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सहेल की बात की गई है, एक्सहेल की बात की गई है। क्योंकि आपको ये समझना होगा, यहाँ पर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं आप। शरीर के अंदर जब कोई जीवित शरीर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग है तो इसमें जब मेटाबॉलिज्म होगा तो बॉडी के अंदर कुछ उत्पाद बना होगा, उत्पाद बना होगा, और इसी उत्पाद को बना होगा को बाहर निकाल देना होगा, बाहर निकाल देना होगा। ये दूसरी बात होगी कि अगर किसी को बाहर निकाला तो कुछ को अंदर भी लेना होगा। तो फिर अब आगे क्या हो गया? आगे अंदर करना और बाहर करना, बाहर किया फिर उसके बदले में अंदर किया। तो पहली बार एक्सहेल से उस वर्ड मीनिंग को ब्रीथ से निकाला गया। ब्रीथ में वैसे आज दोनों चीजें पढ़ते हैं हम लोग,
एक्सहेल भी पढ़ते हैं और इनहेल भी पढ़ते हैं, ऐसा समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूजा है, पूरी जानकारी अनुज कुमार है, पूजा की वर्ड मीनिंग बताया इन्होंने, बहुत ही अच्छा। काफी जागरूक विद्यार्थी हैं आप अपने सिलेबस को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, ऐसा मुझे मालूम चलता है। तो रेस्पायरेशन को सिंपली क्या बताया, थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाएं। रेस्पायरेशन को सिंपली क्या बताया, परिभाषित अगर हम लोग करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये होता है रेस्पायरेशन। अगर ये कोई जार है, जार में कोई एनवायरनमेंट है और यहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस्तेमाल करेंगे आप। ये दूसरी बात होगी कि जो गैसें होंगी, इन गैसों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, लेकिन अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर हैं, वहां पर कोई ऐसी डिवाइस, ऐसा उपकरण नहीं लगा है कि एनवायरनमेंट से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी और अंदर जो भी गैस बनती हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। इसलिए हम यहां पर गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्या उद्देश्य होगा? ये सत्य होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ये चैप्टर होगा। तो हम अब आगे चलेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत अच्छे डेफिनेशंस और चीज़ों से यहाँ चैप्टर को सम्मानित किया, बहुत अच्छा है। ये शुक्रिया क्या है? शुक्रिया है जूलॉजी में ईबीसी फीमेल हु 70 नंबर इनका आ रहा है, तो इनका भी फीमेल हैं, ओबीसी से फीमेल हैं, तो इनके लिए भी चांस बनते हैं। ओबीसी सॉरी ईबीसी लिखा है इन्होंने, हाँ, तो और चांस है। अच्छी बात है, आपके चांस हैं, आप लगे रहें। आपका कुछ ही दिन में रिजल्ट आएगा तो फिर काम आपका समझ आ जाएगा कि क्या है, लेकिन मेरिट जरूर ऊपर जाएगी और आगे वाले एग्जाम में और ऊपर जाएगी। इसलिए चूंकि अब स्टूडेंट सीटेट का भी रिजल्ट आ ही जाएगा, काफी चीजें आपके बदलाव के क्रम में देखी जाएंगी। इसलिए आप लोग लगे रहें, पढ़ें, मेहनत करें। तो रेस्पायरेशन के लिए अगर मोर देन वन आता है, ऑल ऑफ दी अबव आता है, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? रेस्पायरेशन को हम लोग कैसे बताएंगे? अगर एक से अधिक शब्द हैं या सभी शब्द हैं या इनमें से कोई नहीं है, ऐसी कंडीशन के लिए रेस्पायरेशन में क्या बात होगी? तो देखिए, इसको एक बात इन्होंने बताई थी। क्या है ये रेस्पायरेशन? इट इज कैटाबोलिक। इसी में एक और जोड़ देंगे, या
एक्सोथर्मिक अलग से भी बना सकते हैं आप, एक्सोथर्मिक या एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस, ये सब घटनाएं हैं, सब प्रोसेसेस हैं। ये ऑल ऑफ दी अबव के लिए कैसे यहां पर करेंगे, ये एनर्जी लिबरेटिंग या एनर्जी प्रोड्यूसिंग फिनोमिनन है, और ऑल ऑफ दी अबव या मोर देन वन सभी के लिए हो जाएगा इट इज ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोस शुगर, ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोस शुगर। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ऑल ऑफ दी अबव भी लगा सकते हैं और मोर देन वन भी लगा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ऑल ऑफ दी अबव या मोर देन वन ऐसा लगा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, क्या पता होगा, मेटाबॉलिज्म को पता करेंगे अगर आप, दो प्रोसेस होती हैं, कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है। तो एक में एनर्जी स्टोर होती है। एनाबॉलिज्म का उदाहरण जैसे न्यूट्रिशन हो गया, और इसका एग्जाम्पल रेस्पायरेशन हो गया। हेक्सोस शुगर का स्टोरेज करते हैं और हेक्सोस शुगर का ब्रेकडाउन करते हैं। तो इसमें एनर्जी के लिए बात करें अगर, तो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसमें एनर्जी स्टोर हुआ करती है। तो ये प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक को अगर देखेंगे, कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, बॉडी टेम्परेचर को लॉस करता है। जैसे सवाल आया है, आप अपने नाक के आगे हवा निकाल के देखेंगे तो हीट बाहर निकल रही होती है, ऐसे भी देखेंगे हीट बाहर निकल रही होती है, मीन्स शरीर की जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो बाहर निकलती है। तो रेस्पायरेशन क्या है, ये इसको यहां पर निकाला गया। कटीजा यहां पर हैं, इन्होंने फिजियोकेमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस बताया। तो बायोकेमिकल फिजियोकेमिकल प्रोसेस ये भी है यहाँ पर, चूंकि फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेस में सेल साइकिल वगैरह सभी कुछ होती हैं। तो यहाँ पर आपकी दोनों बातें सही हो जाएंगी। बहुत अच्छी चीज आपने बताई। अगली स्लाइड पर और अच्छी चीज आपको बताने चल रहे हैं, जिसमें से आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है। काइंड्स ऑफ रेस्पायरेशन को देखेंगे। इसको हम लोग टाइप ऑफ रेस्पायरेशन भी लिखते हैं। तो जब टाइप ऑफ रेस्पायरेशन लिखते हैं तो खासतर हिंदी मीडिया या यूपी बोर्ड वालों को बहुत अच्छा लगता है। और जब काइंड्स ऑफ रेस्पायरेशन लिखा, शब्दावली में थोड़ा परिवर्तन किया, तो यहां से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन साइंस को साइंस की भाषा में समझना एक अपना काम होता है, तो हम लोग इसको समझेंगे। देखिए क्या हुआ, ये दो प्रकार के होते हैं। तो जब हम दो प्रकार की बात करते हैं तो क्लास में बैठा हुआ सभी विद्यार्थी इसको तुरंत बात करता है एरोबिक रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। जब दो प्रकार की बात होती है तो यही वो जानता है और यही जानना भी चाहिए, क्योंकि इसी की बातें होती रहती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा किया
वैसे ही तो एनसीईआरटी में सीधा दिया, लेकिन आप ही में से कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो दूसरे दूसरे एग्जाम भी देंगे, चैप्टर एक ही बार पढ़ा जाएगा, इसलिए हम थोड़ा समय ले करके कुछ आपको अलग से बताने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पूर्णवी पावरी कटियार हैं, इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बताया है। अनुष कुमार हैं, इन्होंने एरोबिक और एनेरोबिक बताया है। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पायरेशन के लिए। डायरेक्ट रेस्पायरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पायरेशन। इनडायरेक्ट रेस्पायरेशन, डायरेक्ट रेस्पायरेशन, इनडायरेक्ट रेस्पायरेशन में जब हम लोग बात करते हैं तो ये चूंकि सेलुलर रेस्पायरेशन के टाइम पर, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन के टाइम पर इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर हम लोग शुरू में देखते हैं इसको। डायरेक्ट रेस्पायरेशन क्या करते हैं? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। यहां पर शब्दों का ध्यान रखेंगे आप। सिंपल डिफ्यूजन के जरिए डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। यहां पर कौन से ऑर्गेनिज्म यहां पर होते हैं? जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, स्पंजिस हो गए हैं, अदर्स भी हो गए हैं, ये सब के सब होते हैं। इसको आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं, नो रेस्पायरेटरी पिगमेंट। नो रेस्पायरेटरी पिगमेंट, किसी वाहक की जरूरत नहीं होती है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट में क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या हुआ? इनडायरेक्ट में होता है यहां पर रिक्वायर्ड रेस्पायरेटरी मीडियम, रिक्वायर्ड रेस्पायरेटरी मीडियम और पिगमेंट। पिगमेंट जैसे रेस्पायरेटरी पिगमेंट के लिए जो मोस्ट कॉमन पिगमेंट है वर्टिब्रेट का, हीमोग्लोबिन, उसको बोलते हैं। लोअर वर्टिब्रेट्स की अवस्थी है, लोअर इनवर्टिब्रेट इन्होंने बताया। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल था ये। एग्जाम्पल में इसको वर्टिब्रेट एंड सम इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स लिखेंगे जिनमें ऐसा पाया ही गया है, एंड सम इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। और यहां पर जो होगा वो मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स होंगे, इनवर्टिब्रेट्स। बहुत ही अच्छा हो गया। काइंड्स ऑफ रेस्पायरेशन का आर्टिकल ए खत्म हो गया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत कठिन नहीं, सिंपल सा ध्यान रखना है। अगर डायरेक्ट है इसका मतलब कि वहां पर कोई मीडियम रेस्पायरेटरी पिगमेंट की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर सीधे ही सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। ऐसा उन्हीं में होता है जो जैविक विकास में एनिमल पहले विकसित हुए हैं। जैसे यूनिसेलुलर है, टिश्यू ग्रेड हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में ऐसा पाया गया। इनडायरेक्ट जो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनिज्म है, जो कम्प्लेक्स बॉडी के ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें रेस्पायरेटरी मीडियम या पिगमेंट की आवश्यकता है, और वो वर्टिब्रेट्स हैं और कुछ नॉन वर्टिब्रेट्स भी हैं, जैसे मोलस्का वगैरह आपने जानते हैं। तो ये यहाँ के लिए इनडायरेक्ट रेस्पायरेशन होते हैं। डायरेक्ट के लिए आंसर क्या था, ऐसा अकी अवस्थी पूछ रही हैं। तो डायरेक्ट के लिए आंसर क्या होगा?
अमीबा हो जाएंगे, स्पंजेस हो जाएंगे, सीलेंटेट्स हो जाएंगे, हेलमिंथ हो जाएंगे, आ और मोलस्का हो जाएंगे, सॉरी आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा हो जाएंगे, क्योंकि उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे, पूरी तो लिस्ट आपके पास है। तो वर्टिब्रेट्स और कुछ नॉन वर्टिब्रेट्स को जब वहां छोड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं कटीजा ने काफी आगे के सवाब दे दिए हैं, गिल्स, स्किन, बुक लंग्स और लंग्स। तो हम आपसे एक निवेदन हमेशा करते रहते हैं कि स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए कि आप फिसल के गिर जाएं और पड़ोसी या बगल वाला आपसे आगे निकल जाए। अभी तो हम बहुत ही शुरुआती दौर पर हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बातें हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। एनेरोबिक, ये आपको अच्छा लग रहा होगा, और एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनेरोबिक रेस्पिरेशन, ये आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, वजह कि इसको तो हम लोग पढ़ते रहे हैं। मेरी नजर में विद्यार्थी कोई कमजोर नहीं होता, अगर वो इसको जान सकता है तो किसी दूसरे को भी जान सकता है, बताया जाए। अगर विद्यार्थी को बताया जाए तो विद्यार्थी जब एक चीज को समझ सकता है, याद कर सकता है, तो दूसरी चीज को भी याद कर सकता है। तो विद्यार्थी कमजोर नहीं होता, बल्कि बताने वाला कमजोर हो सकता है, बताने वाला कमजोर हो सकता है। तो ये सभी आप यहाँ से जानते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आगे की हम लोग काम करेंगे। क्या काम करेंगे? यहां पर एनेरोबिक में फूड इज क्या होगा, फूड का क्या होगा, यहां पर मेटाबोलाइज्ड, मेटाबोलाइज्ड, यहां पर ऑक्सीजन होती है या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये जगह में आपको भरना है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, मीन्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, या नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होती है, वहां पर हम लोग भरेंगे। आप इसका आंसर देंगे, आप इसका आंसर देंगे। प्रोडोस लैक्टिक एसिड और एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बनाता है, एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनाते हैं यहां पर। तो एक सवाल यहां पर आया था, अभी अभी कराया गया, 1 ATP मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी देता है? ये सवाल अभी कराया गया था आपको। तो यहां पर जैसे निस्ता पांडे हैं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बताया, उमा कुमारी ने नॉट रिक्वायर्ड बताया, नॉट रिक्वायर्ड काफी ज्यादा लोगों ने बताया है, ऑक्सीजन अब्सेंस ठीक सीवी है यहां पर, नॉट रिक्वायर्ड सुनील कुमार ने इसको बताया, बहुत ही अच्छा है। तो फूड इज मेटाबोलाइज विदाउट यूजिंग
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मीन्स जो सबसे पहले था, सबसे पहले जो था वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में था, लेकिन इसमें चाहे हो या ना हो यूज नहीं की जाती। तो ये अगर आंसर हम ये देंगे विदाउट यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो ये हमारा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से अच्छा आंसर हो जाता है। एक नया सवाल यहां पर देते हैं। जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन है, एनेरोबिक रेस्पिरेशन है आल्सो कॉल्ड, और इसको क्या बोल सकते हैं? ये एरोबिक की बातें यहां से हटा लेंगे हम लोग, जब ये चैप्टर क्लोज होगा फिर वापस आएंगे। ये सवाल आपको दिया है, आपने आंसर दिया 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। बहुत ही अच्छा है, ये भी एग्जाम में आया था, इसलिए इसको भी जाने रहेंगे। अगर हम लोग इसको, भूपेंद्र शुक्ला जी हैं, साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इसको बताया, मोहित चतुर्वेदी ने इसको फर्मेंटेशन बताया, तो फर्मेंटेशन इसको बताया गया। फर्मेंटेशन किण्वन बोलते हैं इसको। दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल यहां किया, लेकिन फर्मेंटेशन चर्चित शब्द है यहां पर। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। ईस्ट खमीर है, ये फंगस का एक ग्रुप होता है। पिछले दिन सैक्रोमाइसीस सेरिविजी इसमें से आया था, बहुत ही अच्छा है ये। साइटोप्लाज्मिक भी बोलते हैं, निश्चित बोलेंगे इसको फर्मेंटेशन में। लुइस पाश्चर, अनुज कुमार हैं, बहुत ही योग्य विद्यार्थी हैं आप। आपके सभी की सफलता की कामना हम करते हैं, आप जैसे महान योद्धाओं के लिए। ईस्ट है यहां पर, तो ईस्ट इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, हेक्सोस शुगर को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें? एथिल अल्कोहल में कर देता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। ईस्ट ऐसा करता है। हाँ? मांसपेशियों की अगर बात करें तो मांसपेशी इसको किस में करता है? मांसपेशी हेक्सोस शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और लैक्टिक एसिड से ही आपको एक सवाल और देते हैं, मसल फटीग हो जाती है। मांसपेशियों में थकान, जो CO2 बनती है, तो उसको तो हम हवा जब काम करते हैं तेजी से लंबी लंबी सांसें लेके निकाल देते हैं, हीट भी बनती है तो गर्मी को भी निकाल देते हैं। लैक्टिक एसिड की वजह से थकान पैदा हो जाती है। बहुत अच्छे जवाब आप सभी के यहाँ पर हैं, और पौरवी कटियार यहाँ पर काफी गुस्से में बैठी हैं। इन्होंने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। क्या बताया इन्होंने? एस्केलेटन मसल को बताया, एस्केलेटन मसल को बताया, जहां पर व्हाइट मसल फाइबर्स होते हैं, और मैच्योर आरबीसीज को बताया। बहुत ही अच्छा बताया। आरबीसीज हमारे एग्जाम में आती रहती है, आरबीसीज हमारे एग्जाम में आती रहती है। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ये सभी बातें आप जानते हैं। जर्मिनेटिंग सीड, या सीड को लेते हैं, या जर्मिनेटिंग सीड को भी लेते हैं आप।
फिर कुछ बैक्टीरिया आपके पास हो गए हैं। बैक्टीरिया में आपके रूमेन के बैक्टीरिया हो गए हैं, कोलन बैक्टीरिया हो गए हैं, रूमेन के हो गए हैं और कोलन के बैक्टीरिया हो गए हैं। ये फर्मेंटेशन करके मीथेन बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छे उदाहरण आपने दिए। कितने उदाहरण दिए जिससे आप ऑल ऑफ दी अबव से भी आगे चल सकते हैं। एक और यहां पर लिख देते हैं हेलमिंथ। हेलमिंथ भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग इनको ध्यान देंगे तो ईस्ट हो जाएंगे, मसिल हो जाएंगी, स्केलेटन मसिल में व्हाइट मसिल्स यहां पर हो जाती हैं, व्हाइट मसिल फाइबर, और मैच्योर आरबीसीज हो जाती है, जर्मिनेटिंग सीड हो जाते हैं, हेलमिंथ हो जाते हैं, बैक्टीरिया ऑफ रूमेन एंड कोलन हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें से मैच्योर आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एक और सवाल आपको बताते हैं कि जिस टाइप से हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्या हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन या कोई सेल्स एनेरोबिक रेस्पिरेशन करती है? तो उसका आंसर हो जाता है यस। और वो करते हैं हम लोग क्या करते हैं, स्केलेटन मसल्स में आते हैं और मैच्योर आरबीसी में आते हैं। क्योंकि मैच्योर आरबीसी में आपको ध्यान होगा कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी के सभी अब्सेंट हो जाते हैं, सारे ऑर्गन्स अब्सेंट हो जाते हैं। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वहां पर, तो फिर आगे के रेस्पिरेशन यहाँ पर नहीं होंगे। एनेरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर ध्यान रखना। तो मैच्योर आरबीसीज आपके उज्जवल भविष्य के लिए काफी काम आएगी। एस्केलेटन मसिल भी आएंगे वहां पर, व्हाइट मसिल फाइबर का ध्यान रखना है। पावरी कटियार ने एस्केरिस टेपवर्म दिए हैं, बहुत ही अच्छे आंसर हैं। ऑल ऑफ दी अबव से भी बड़ा आंसर आपको दे डाला है। किसी ने बैक्टीरिया में ईसर्सिया कोलाई का नाम भी दे डाला है। तो आप जैसे महान वैज्ञानिकों के लिए बहुत लंबा सलाम है हमारा। और सभी एनेरोबिक के लिए जितनी बातें थी, जितने टेढ़ी मोड़े थी, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र हैं ये, इन क्षेत्रों से आप निश्चित सावधानी से चलेंगे तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। नए एग्जामिनर, हमने आपको बताया, एग्जामिनर खुद नहीं चल पा रहा है और आप जैसे विशालकाय, महाकाय, भीमकाय वाले बहादुरों को धराशाही कर देगा, ऐसा हमको मालूम है। एरोबिक रेस्पिरेशन पर आए हैं, जहां से आगे का काम चलना है। आज ये लेक्चर 1 है। खासतर बीपीएससी और डीटीपीएलएसबी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेस्ड, उन्हीं के एग्जामों के लिए हम लोग काम शुरू किए हैं। तो आप थोड़ा सा समय देंगे, ये मुफ्त में क्लास आपको मिल रही है, तो मुफ्त वाली चीज तो आप ले ही सकते हैं। वैसे मुफ्त में कम लोग लेना पसंद करते हैं, तो ये दूसरी बात होगी। ठीक है, आगे देखिए, इसको जरा पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे।
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आए हैं। ये क्या है? इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, complete oxidation of hexose sugar metabolized by molecular oxygen। ऑक्सीजन यहां पर उपलब्ध होना चाहिए। लिबरेट मोर एनर्जी। आइए, मोर एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 38 ATP, 38 ATP होनी चाहिए। कंप्लीट ब्रेकडाउन उमा कुमारी उपलब्ध हैं यहाँ पर। बहुत ही योग्य विद्यार्थी हैं भूपेंद्र शुक्ला जी। कटीजा को कुछ वॉइस से दिक्कत हुई थी, कभी कभी फोन ऑन आ जाते हैं ना, बंद करने पड़ते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। अब तो आवाज आ रही होगी, हाँ आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ यहां पर? इसको परिभाषा के तौर पर कैसे आप परिभाषित करेंगे? अगर आप बता सकते हैं तो अच्छी बात है। 38 ATP में C6H12O6 ये तो होना चाहिए। 6O2 के साथ में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, ये रिएक्शन यहां के लिए होनी चाहिए। ये आपके पास है। हाँ वॉइस आ रही है, बहुत अच्छा है। ये रिएक्शन यहाँ के लिए होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या होती हैं यहाँ पर? एग्जाम्पल होते हैं मोस्टली एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। अगर प्लांट्स को भी लें आप, मोस्टली एनिमल्स यहाँ पर होते हैं, चाहे वो वर्टिब्रेट के हों या नॉन वर्टिब्रेट के हों। प्रोटोजोआ से ही शुरू हो जाती हैं ये। अपवाद बीच में छोड़ देंगे तो फिर वर्टिब्रेटा तक आपको यही मिला करता है। बीच में कुछ अपवाद आपको छोड़ने पड़ेंगे पूरी सीरीज में। बहुत अच्छा, कटीसा और उमा कुमारी ने ऐसे महत्वपूर्ण आंसर दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसको। नई स्लाइड पर आते हैं आपके लिए। नई स्लाइड पर आते हैं। बहुत ही अच्छी स्लाइड है ये। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। श्वसनांग के क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो आप उसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोल सकते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोल सकते हैं। आप विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं, इस बात का निश्चित ध्यान होना चाहिए कि दिमाग आपका डाइवर्सिटी के तरफ होना चाहिए। यूनिडायरेक्शनल पढ़ेंगे, यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे। सीधा साधा आया तो ठीक, नहीं तो आया सोचेंगे। जबकि मल्टी डायरेक्शनल होंगे, डाइवर्सिटी को गेन करेगा, जैसा विज्ञान का एक लक्षण होता है, साइंस का होता है, साइंस साइड का होता है, तो आप एक दिन जरूर सफलता के पात्र हो जाएंगे।
इसलिए थोड़ा डाइवर्सिटी को लेके चलना होगा। कोई बता रहा है यहां पर? क्या बता रहे हैं कोई? हाँ, दूसरे टाइप का हो गया। पावरवी कटियार हैं, इन्होंने ऐसा बताया। निश्चित कटीजा भी है, बहुत ही अच्छी चीज बताई यहाँ पर। सबसे पहली चीज तो होनी चाहिए मोर सरफेस एरिया। उस ऑर्गन का सबसे बड़ा सरफेस एरिया होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? बहुत अच्छी चीजें आपने दी हैं यहां पर। थिनेस्ट होना चाहिए और मॉइस्ट होना चाहिए, नम भी होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है यहां पर। तीसरे नंबर की भी बहुत अच्छी बात बताई है आपने, हाईली वास्कुलराइज्ड होनी चाहिए। हाईली वास्कुलराइज्ड होनी चाहिए। कितनी जबरदस्त चीजें बताई हैं। जो नए मेहमान हैं जरा इनको देखें और समझें और पढ़ें। और परमेबल भी होनी चाहिए, मोर परमेबल होनी चाहिए। पारगम्यता भी आसान होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। किसके लिए पारगम्यता ज्यादा होना चाहिए? वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में ज्यादा पारगम्य होनी चाहिए। तो ये चार चीजें यहां से होनी चाहिए। अब इन चार चीजों में हम आपको जरा यहां पर बता दें, अमीबा से लेके आदमी तक, अमीबा से लेके आदमी तक की बात अगर होगी और आदमी में फेफड़े की बात होगी, तो बीच में एक और एनिमल आपको याद दिला दें। आप बहुत महान वैज्ञानिक हैं, केंचुआ बनाने की कोशिश किया। अमीबा से केंचुआ, केंचुआ से आदमी और आदमी का फेफड़ा। तो इस एनिमल में, अमीबा में जितने भी अंग हैं, सबसे बड़ा अंग उसका प्लाज्मा लेमा है। प्लाज्मा लेमा जो सबसे बड़ा अंग के रूप में होता है। केंचुए में देखेंगे तो बाहरी त्वचा का सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होता है, इसलिए यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। मानव शरीर में अगर फेफड़े को फैला दें, कितने करोड़ एल्वोलाई होती हैं, सभी एल्वोलाई के सरफेस एरिया को फैला दें तो मानव शरीर से कई गुना ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया इसका होता है। इसलिए सबसे पहली बात थिनेस्ट और मॉइस्ट होना चाहिए, हाईली वास्कुलराइज होनी चाहिए और मोर परमेबल फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में बीपीएससी के लिए एक सवाल आया, मोर देन वन आया, मोर देन वन आया और दूसरे में ऑल ऑफ दी अबव आया। तो ऐसी कंडीशन में इतना ज्यादा प्रोग्राम देने के बावजूद भी अगर आप गलत करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मोहित चतुर्वेदी ने बताए हैं लंग्स में कितनी एल्वोलाई होती हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इन बातों को समझ गए होंगे, तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो
हम कुछ आगे के लिए चलने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसनांग के क्या लक्षण होने चाहिए, श्वसनांग के क्या लक्षण होने चाहिए, सब इसको हिंदी में कलेजा निकाल के रख देना ऐसा भी बोलते हैं। तो मुझे लगा आप समझ गए हैं। समझ गए हैं तो हम स्लाइड चेंज करेंगे और नई चीज लेकर आएंगे। अलका शुक्ला है यहाँ, निधि सिंह है यहाँ, निस्ता पांडे हैं यहाँ। ठीक, बहुत ही अच्छे जवाब आप सभी के। जिसके पास समय होगा वो समय जरूर देगा, समय होगा तो समय जरूर देगा। कुछ बच्चों के लिए मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, क्योंकि ये नए मेहमान हैं, हो सकता है अगले दिन आए ना आए, तो उनको ये गुरु मंत्र काम आएगा। देखिए गुरु मंत्र, देखिए 24 घंटे के 12 घंटे और 12 घंटे ऐसे होते हैं। अगर कोई आदमी मीन्स विद्यार्थी ऐसा सोच ले कि मुझे ये काम करना है, मुझे तैयारी करना है, तैयारी करना है। ये दूसरी बात होती है कि कभी कभी तैयारी में का तय गायब हो जाता है और जो बचा उसको हम नहीं बताएंगे कि क्या करने लगते हैं। ये विद्यार्थी ये कुछ भी कर सकता है। इनका नाम होता है लड़के। इनका नाम क्या होता है? लड़के। कोई भी काम करते हैं कैसे? लड़के। इनका नाम होता है लड़के। सब्जी लेंगे लड़के, हाँ, मकान मालिक से लड़के, कॉपी किताब लड़के, ये लड़के होते हैं। तो ये तैयारी करते हैं। 24 घंटे का दिन है, 12-12 घंटे होते हैं। तो जिस काम में नाम लिखाया है आपने, आपको चाहिए कि उसको और ज्यादा समय दें। तो आपको कम से कम 14 और 10 ये रेशियो चलाना चाहिए। ऐसा नहीं चलाते हैं, 12-12 का चलाते हैं, ये भी कोई कमजोर रेशियो नहीं। हमने तैयारी करने के लिए आसान कर दिया। 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 10 घंटे पढ़िए, 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं 6 घंटे पढ़िए, और 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 4 घंटे पढ़िए, और 4 घंटे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब 4 ही घंटे नहीं पढ़ पाया तो अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाला अपने आप आपका समझौता कर देगा। तो फिलहाल ये नए मेहमानों के लिए बताया, कम से कम 4 घंटे जरूर पढ़िए, और इस 4 घंटे में कम से कम आप पढ़ेंगे 2-2 घंटे। 2 घंटे क्वेश्चन, 2 घंटे अपनी बुक को पढ़ेंगे और 2 घंटे अपनी क्वेश्चन बैंक को पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे और उसी में के सवाल लगाएंगे तो हमारी औकात समझ में आ जाएगी कि हमको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो ये एक छोटा सा नए मेहमानों के लिए एक तोहफा दिया है। कोई नाराज नहीं होगा, ना कोई बुरा मानेगा। हमारी कुछ आदत है बीच में कुछ बोलने की और कहने की, क्योंकि हमको एक ही फार्मूला पता है, नाम लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, करो या मरो का फार्मूला हमको मालूम है। नहीं, नाम तो बहुत लोग लिखाते हैं, जिसको पढ़ने की फुर्सत ना हो। कई बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर हमारा ये पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, और जब उनसे बात होती है आप कितना क्लास करते हैं तो कहते हैं हम रिकॉर्डेड क्लास करते हैं, हमारे पास समय नहीं है, 10 से 12 पढ़ते हैं, 10 से 11 पढ़ते हैं। तो जिसके पास 24 घंटे में व्यस्त हैं, ये दूसरी है कि आप जॉब करते होंगे, टाइम नहीं होगा, क्योंकि पैसे भी अर्जित करने होंगे। कई लोगों की शादियां भी हो जाती हैं, 2-4-10 अच्छे बच्चे भी हो जाते हैं, तो उनकी भी देख रेख करना है। मुझे मालूम है आप जिम्मेदारियों से भरपूर भरे हुए हैं, लेकिन कुछ तो समय निकालिए। फिलहाल हम आगे आते हैं। आपको ज़्यादा बताना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हम आगे चलते हैं।
रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रहे थे हम लोग। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये एनिमल्स में हम लोग करते हैं, पूरे के पूरे एनिमल किंगडम की बात करते हैं हम लोग। यहां से भी एक सवाल हमको मिलता रहता है, इसलिए हम एक एक सवाल का खात्मा कर डालेंगे, एक एक सवाल का खात्मा कर डालेंगे। देखिए, हाँ, अनुज कुमार हैं, इन्होंने बताया करो या मरो का फार्मूला हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, ये मिस्टर जैलम आलम जी हैं, बता रहे हैं यूपीएलटी में काम आएगा। ये किसी भी जगह काम आएगा, किसी भी जगह काम आएगा। ये यूपीएलटी नहीं, ये जिंदगी में जहां देखो वहीं काम आएगा, जहां देखेंगे वहीं काम आएगा। इसको यूपी से नहीं मतलब है, न एलटी, न टीजी, न पीजी से मतलब है। हाँ, प्रोग्राम की बात करेंगे, ये दुनिया में साइंस का पेपर देना है अगर, तो ये काम आएगा। देखिए, प्रोटोजोआ से शुरुआत करते हैं हम, प्रोटोजोआ से शुरुआत करते हैं, पूरा चार्ट आउट कर देंगे। और ये चार्ट आउट मेरी समझ में आज का अंतिम प्रोग्राम होगा। तो मैं चाहूंगा कि जिसके पास समय है तो समय देगा। बहुत अच्छा चार्ट ये प्रोटोजोआ से लगा के कार्डेटा से आगे चल के मैमेलिया टेट्रापोडा तक की बातें होंगी। बहुत सारी चीजें यहाँ से निकाल के दी जाएंगी आपको। तो आप वापस आए अपने प्रोग्राम पर। ये थोड़ा सा हंसी मजाक का क्राइटेरिया था, ये भी जरूरी होता है बीच बीच में थोड़ा बच्चों का मन बहलाने के लिए और कुछ सही बात बताने के लिए, और कड़वी चीज़ भी बताई जाती है उनको, तो ये चीज़ अच्छी हो जाती है। ये बताया मिस्टर सलाम आलम ने, बताया बॉडी डिफ्यूजन बताया, इसको कैसे लिख जाता है, साइंस में कैसे लिख जाता है इसको। साथ में प्रोटोजोआ को लेते हैं और यहीं पर स्पंजिस को भी ले लेते हैं, स्पंजिस को भी ले लेते हैं और सीलेंटेटा को भी ले लेते हैं। तो इनके लिए एक ही शब्द आता है, जीबीएस आता है, जीबीएस। जबकि प्रोटोजोआ का तो प्लाज्मा लेमा भी आता है, अलग से कभी पूछा जाए प्लाज्मा लेमा। और जो जीबीएस होता है इसको हम लोग जनरल बॉडी सरफेस बोलते हैं, जनरल बॉडी सरफेस बोलते हैं। जनरल बॉडी सरफेस जिसकी जो भी होती है वो उसी से कर लेता है। हाँ, अकी अवस्थी है, इन्होंने फ्लैट वॉर्म को भी दे डाला, तो फ्लैट वॉर्म तो एनेरोबिक है, ठीक है, कोई
हेलो, अब आई होगी आवाज, आप चेक करें। आ गई होगी आवाज, अब जरा बताएं। आ गई? बैटरी ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आई थी, अब आवाज सही जा रही होगी। अब भी नहीं है? आ गई? हाँ ठीक, ओके, थैंक यू, आवाज आ गई है। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा हुआ आ गई, अच्छा हुआ, ना आती तो हम लोग क्या ही कर लेते। तो दूसरे नंबर पर आते हैं, अच्छी जगह आते हैं, एनीलीडा पर आते हैं। हेलमिंथ में तो एनेरोबिक है, तो बात वहां से खत्म हो गई। बहुत जल्दी टॉपिक को कवर करेंगे, थोड़ा सा रुकें आप, अच्छे सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, आ गई है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद आप सभी को आने के लिए। एनीलीडा में हम लोग पढ़ेंगे, तो एनीलीडा के दो मेंबर होते हैं, ओलिगोकीटा होता है और पॉलीकीटा होता है। ओलिगोकीटा, पॉलीकीटा, दो मेंबर यहां पर होते हैं। ओलिगोकीटा में मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होता है और अर्थवॉर्म यहां का एग्जाम्पल होता है। अर्थवॉर्म, केचुआ, जिसको हम लोग पढ़ा करते हैं, बहुत ही अच्छा है, भूपेंद्र शुक्ला हैं और सुचि मिश्रा हैं, बॉडीवाल से इन्होंने बताया, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन यहां पर करते हैं। इस ओलिगोकीटा की थोड़ी सी बात कुछ और करें, पॉलीकीटा को अभी थोड़ा सा रोक लें। हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी विशेषता होती है बट डिसॉल्व इन प्लाज्मा। डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ये सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो प्रेजेंट है, लेकिन वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। वो कौन से एनिमल होते हैं? वो अर्थवॉर्म होते हैं, ओलिगोकीटा होता है, एनीलीडा होता है, मॉइस्ट स्किन से करता है। एक सवाल और आता है कि अगर आप अर्थवॉर्म को ड्राई एनवायरनमेंट में रख दें, शुष्क वातावरण में रख दें, तो इसकी डेथ हो जाती है। डेथ क्यों हो जाती है, ये सवाल भी एग्जाम में आता है। अब जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे चलेंगे, वैसे वैसे सवाल हमको मिलते चले जाएंगे। अभी तो परिचय का क्रम था, आसान था, सबको लगा होगा कि हाँ हम जानते हैं। जरा पॉलीकीटा की भी बात कर लें। पॉलीकीटा, पॉलीकीटा का एग्जाम्पल आपको पता है, नेरिस यहां पर पढ़ा करते हैं हम लोग, नेरिस पढ़ते हैं, उमा कुमारी हैं, भूपेंद्र जी हैं, पावरी कटियार हैं, और भी बाहर के जो मेहमान हैं, जरा वो भी जो आजमाइश करें तो अच्छी बातें होंगी, उनसे समझ में तो आए कि हम लोग सही जगह हैं क्या नहीं है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो पेड बच्चों के आंसर यहाँ पर दिखाई देते हैं, बाहर वाले हो सकता है चले गए होंगे, क्योंकि उनको मालूम चल गया होगा कि जब हमको ऐसे ही पढ़ना है तो फिर क्या फायदे हैं। ये विज्ञान है, पढ़ लेंगे एक बार पढ़ेंगे, जीवन अमर हो जाएगा। खासतर जंतु विज्ञान, वो भी इस सेंटर की बात पर बता रहा हूँ, अलग अलग नहीं, एक बार पढ़ेंगे, एक बार फीस लगाएंगे, इतना तंदुरुस्त बनाऊंगा मैं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। आपको बहादुर बनाने की क्षमता मेरे पास है। हाँ, समय तो देना पड़ेगा, समय नहीं देंगे तो हम हनुमान जी तो है नहीं, कलेजा फाड़ देंगे। ये मेरे पास कोई मंत्र है कि पढ़ दिया, हाँ, तो इस टाइप से ये होगा, समय तो देना पड़ेगा आपको। तो
ये आपके लिए हो गया। नोटोपोडियम हो गया यहां पर नेरिस में, नोटोपोडियम ये पैरापोडिया के नाम से जाना गया। ये बहुत अच्छा हो गया। एनिलीडा का ये खत्म हो गया, एनिलीडा का ये खत्म हो गया। ये आंसर यहां पर बचा हुआ है। ये सब सवाल आते हैं, जल्दीबाजी करेंगे आप तो दिक्कत हो जाएगी। एस्फाक्सिया आता है यहां पर, हिंदी में इसको दम घुटना बोलते हैं। दम घुटना, केचुआ क्यों मर गया? क्योंकि उसका दम यहां से घुट जाता है। बहुत अच्छा हो गया। एनिलीडा तक हम लोग पहुंच चुके हैं, सवाल ही निकाल के दिए हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं सोचेगा कि बेकार की बात हो रही है। ज्यादा बोलने से, ज्यादा बताने से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा हमारी नष्ट ही होती है। हाँ, मिस्टर जलाम आलम जी हैं, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर कवर कराएंगे, जूलॉजी के निश्चित कराएंगे, सब कराएंगे, एक एक कराएंगे, आपके सामने कराएंगे, चैप्टर गिन गिन के कराएंगे, चैप्टर की हाइडिंगें गिन गिन के कराएंगे, सब कराएंगे। आर्थ्रोपोडा में आप आइए। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एक कॉस्मोपॉलिटन फाइलम है। ये हर जगह पाया जाता है। दो विशेषताएं लगी हुई हैं, लार्जेस्ट भी है और कॉस्मोपॉलिटन भी है। सर्वव्यापी है और सबसे बड़ा है। ये भी सवाल आते ही हैं। आप सभी महान वैज्ञानिक हैं, आप इस बात को जानते हैं। हम सभी कराएंगे, जो बच्चे क्लास में होंगे या किसी से आपकी मित्रता होगी तो आप बात कर सकते हैं, नहीं पुराने वाले वीडियोस देख सकते हैं, सब कराया जाता है यहाँ पर। तो 3 ग्रुप यहाँ पर हैं। एक तो इंसेक्टा है, दूसरा आपका क्रस्टेशियंस है, और एक आपका एरेक्निडा है। ये 3 मेंबर यहां पर पाए जाते हैं। इंसेक्टा में कैसे होता है? बाई ट्रेकिया एंड स्पाइरकिल होते हैं। क्रस्टेशियंस में गिल्स होती हैं। जिनमें गिल्स होती हैं उनको किस टाइप का रेस्पायरेशन बताया गया? बाई गिल से जो रेस्पायरेशन करते हैं उनको किस टाइप से बताया गया? ये एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान दें गिल्स वाले को क्या बताया गया। और फिर इसके बाद आते हैं आपका एरेक्निडा में। तो एरेक्निडा में बुक लंग होते हैं, बुक लंग्स होते हैं। एनसीईआरटी वाले इसको खास तर बताएंगे, काफी लोगों में थोड़ी सी चर्चा है यहाँ पर। इंसेक्टा में आपका एग्जाम्पल पता है, कॉकरोच हो जाता है, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना हो गया है। क्रस्टेशियंस में आपका प्राण हो गया है, झींगा मछली हो गया है, और इसके लिए स्पाइडर हो गया है, स्कॉर्पियन हो गया है, बिच्छू हो गया है। गिल्स वाले को पूछा गया था, सही जवाब आपने दिया है, पावरवी कटियार है, आलम जी हैं। इसको ब्रेंचियल रेस्पायरेशन बोलते हैं, ब्रेंचियल रेस्पायरेशन बोलते हैं। ये एनसीईआरटी पर टर्म दिया हुआ है कि इक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में किस टाइप का रेस्पायरेशन होगा। काफी लोग गिल्स अच्छा जानते हैं, तो गिल्स वाले तो नन ऑफ दी अबव में चले जाते हैं, और जिनको गिल्स मालूम है या तो वो ब्रेचियल में लगाते हैं, या गिल्स और ब्रेचियल दोनों देके मोर देन वन विल बी करेक्ट। ये क्रस्टेशियंस का ये पूरा चार्ट
आपको ध्यान रखना होगा, और आर्थ्रोपोडा के लिए तो पूरी चीज ध्यान रखनी होगी। बहुत अच्छा हो गया कि ये आर्थ्रोपोडा जो कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वव्यापी है, यहां तक का काम आपने कर लिया। आर्थ्रोपोडा के बाद ध्यान दीजिएगा प्लीज, बहुत घबराने की बात नहीं है। कोर्स खत्म होता है, कोर्स हम खत्म करेंगे। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सवाल छूट जाए ये स्पीड अच्छी नहीं है मेरी नजर में। एक बार पढ़ेंगे जीवन अमर हो जाएगा। बकाया बहुत सेंटर खुला हुआ है, कहीं भी पढ़िए, जहां आपकी मन हो, जहां आपका दिमाग हो, जहां आपको पसंद हो, वहां पर पढ़िए। मोलस्का को देखिए। मोलस्का को एम्फीबियंस ऑफ नॉन वर्टिब्रेट बोलते हैं, एम्फीबिया बोलते हैं। नॉन वर्टिब्रेट का एम्फीबिया है ये मोलस्का। तो जल और जमीन दोनों पर रहते हैं, जल और जमीन दोनों पर रहते हैं। तो क्या हो गया है यहां पर, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन। क्या हो गया है यहां पर, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। आपके पास इनके जवाब होने चाहिए। उमा कुमारी यहां पर है, इन्होंने एक्वाटिक के लिए टीनिडिया बताया, बहुत जबरदस्त बताया। एक्वाटिक के लिए टीनिडिया बताया, और जैसे ही टीनिडिया बताया कई लोग यहां से नाराज होने लगे कि ये क्या आपने बताया। एक्वाटिक के लिए टीनिडिया बताया और टेरेस्ट्रियल के लिए पल्मोनरी सैक बताया। ये सब एनसीईआरटी के टर्म आपको दिए जा रहे हैं। टीनिडिया को गिल्स बोलते हैं, अब बहुत खुश हो गए होंगे आप। पल्मोनरी सैक को लंग्स बोलते हैं, बहुत खुश हो गए होंगे आप। ये तो हमको मालूम है, अगर यही हम देते, सब कहते हमको मालूम है, बहुत अच्छा पढ़ाया, सब कुछ समझ में आ गया। और नहीं अगर दें ये और ये दें तो कहेंगे क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, ये एग्जाम है, ये घर का मामला है। हम इतना पढ़ सकते हैं तो इतना और पढ़ सकते हैं, लेकिन हार हमको पसंद नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये सवाल तो बीपीएससी में आया ही है। एकाइनोडर्मेटा के लिए, एकाइनोडर्मेटा में ट्यूफीट होते हैं, हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं। ये ट्यूफीट ये बीपीएससी में आया है, अभी आया है, अब आगे भी आएगा। जब आएगा फिर आएंगे पेपर लेकर और फिर यही बताएंगे कि सब कुछ आया। लेकिन विद्यार्थी है कि थोड़ा विश्वास कम रखता है यहाँ, कोई बात नहीं। आगे अगर चले हम लोग तो फिशिस में यहां पर बात थोड़ा सा करते हैं। इसके बाद सब हेमिकार्डेटा है, प्रोटोकार्डेटे हैं, ये सब आते हैं। किसी में कोई विशेष आर्गन नहीं है। गिल्स होती हैं यहाँ पर, फिशिस में गिल्स होती हैं। और गिल्स जो होती हैं ये थोड़ा सा, जैसे आशीष ने इसको रेस्पिरेशन और लोकोमोशन दोनों के लिए बताया है, बहुत अच्छा जवाब है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको रेस्पिरेशन की दृष्टि से ही देखेंगे। गिल जो फिशिस हैं गिल्स होती हैं यहाँ पर, और गिल्स दो होती हैं यहाँ पर। आगे स्लाइड पर ले चलते हैं, चूंकि ये हो नहीं पाएगा यहाँ पर। गिल्स को हम आगे ले चलते हैं। ये फोल्ड्स होती हैं, फोल्ड्स ऑफ स्किन होती हैं। गिल्स क्या होती हैं, ये फोल्ड्स ऑफ स्किन होती हैं, फोल्ड्स ऑफ स्किन होती हैं, मेम्ब्रेन होती हैं।
यही गिल्स होती हैं। गिल्स के बहुत टाइप होते हैं, वो सवाल अलग हो जाता है। कई बच्चे इसमें से नाराज हो रहे हैं कि आप बीपीएससी पढ़ा रहे हैं या पीजीटी पढ़ा रहे हैं या टीजीटी पढ़ा रहे हैं, जबकि हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। अब विज्ञान एक बार पढ़ लेंगे महान हो जाएंगे आप। गिल्स में एक्सटर्नल गिल्स देखिए, इंटरनल गिल्स देखिए। गिल्स बाहर लगी रहती हैं, गिल्स अंदर लगी रहती हैं, उसको एक्सटर्नल गिल्स और इंटरनल गिल्स ऐसे बोलते हैं। उर्मिला शुक्ला हैं, इन्होंने इस टाइप के जवाब दिए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एक्सटर्नल गिल्स आप सभी जानते होंगे, आप सभी बहुत होशियार हैं। एक्सटर्नल गिल्स को देखिए, एक्सटर्नल गिल्स हैं। और इधर अगर देखेंगे तो फिर आपको इंटरनल गिल्स में आ जाएंगे। तो गिल कवर पास आती हैं, गिल कवर होती हैं। इंटरनल गिल्स की संख्या कम हो जाती है और एक्सटर्नल गिल्स की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि गिल कवर में कुछ फोल्ड्स खर्च कर दिए जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। हाँ देखिए, एक्सटर्नल गिल्स कहां पर होती हैं, ये देखिए यहां पर साइक्लोस्टोमेटा में होती हैं। साइक्लोस्टोमेटा का भी सवाल बीपीएससी में आया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला, आपको याद होगा। एलास्मोब्रांचाई फिशिस में होती हैं, ये प्रिमिटिव फिश हैं, ये फिश हैं यहां पर। और टैडपोल लार्वा में होती है। टैडपोल लार्वा फ्रॉग का है, यहां पर ऐसी होती हैं। इंटरनल गिल्स कहां पर होती हैं, जहां गिल कवर प्रेजेंट हो। गिल कवर को अपर कुलम भी बोलते हैं, एक बार पढ़ेंगे जीवन अमर हो जाएगा। अपर कुलम भी बोलते हैं, गिल ढाकन बोलते हैं, जहां से गिल्स ढकी हुई होती है। इंटरनल गिल्स पावरी कटियार है, टीलियोस्टोमाई में इन्होंने दिया है, बहुत ही अच्छा दिया है। टीलियोस्टोमाई और टैडपोल लार्वा। कुछ लोग टेंशन में आ गए होंगे कि टैडपोल लार्वा फिर आ गया। टैडपोल लार्वा की जब हम मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हैं, दोनों स्टेजेस पढ़ते हैं, एक्सटर्नल गिल्स स्टेज, इंटरनल गिल्स स्टेज, तब जाके फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। ये फिशिस होती हैं, इलास्मोब्रांचाई कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, टीलोस्टोमाई बोनी फिशिस होती हैं। ये फिशिस के ग्रुप्स होते हैं। एनसीईआरटी पर या साइंस में इनको ऐसे ही नाम दिए जाते हैं। अंग्रेजी में कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश बोली जाती हैं। कार्टिलेजिनस और बोनी फिश स्टूडेंट ज्यादा जानता है इलास्मोब्रांचाई टीलोस्टोमाई के कंपैरिजन में। तो बहुत अच्छा हो गया, आपने इन सबको देख लिया, समझ लिया। और अब हम थोड़ा सा बस थोड़ी देर के लिए और आपको आगे ले चलते हैं। बहुत अच्छा। तो जो एक्सटर्नल गिल्स होती हैं उसमें कुछ आपको और चीज ऐड कर देते हैं। एक्सोलोट लार्वा ऑफ नेक्टोरस, एक्सोलोट लार्वा ऑफ नेक्टोरस। नेक्टोरस में मड पपी होता है, न्यूटिनी पाइस आती है। यहां पर बहुत ज्यादा सवाल यहाँ पर एक्सोलोट लार्वा से, नेक्टोरस से आते ही रहते हैं। आप महान वैज्ञानिक हैं। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में कुछ आगे चलेंगे तो वहां पर कुछ और बातें होती चली जाएंगी। बहुत अच्छा हो गया, ये चीजें आपने यहां से समझ लिया। आगे देखिए, इंटरनल गिल्स के लिए कुछ गैस्ट्रोपोडा मोलस्का भी होते हैं, मोलस्का भी होते हैं। इनको भी ध्यान रख लेना है, कभी कभी ऑल ऑफ दी अबव या इस टाइप से आ जाए तो, चूंकि विज्ञान का क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान आपको रख लेना है।
मोलस्का में, और क्रस्टेशियंस में भी इंटरनल गिल्स कहीं कहीं पर हैं। क्रस्टेशियंस वगैरह फिलहाल में बीपीएससी पर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये एडवांस चीज हो जाती हैं। तो इतना आपके लिए एक्सटर्नल गिल्स और इंटरनल गिल्स के लिए, ऑल ऑफ दी अबव के लिए करा दिया। तो चार ऑप्शन आपको मिल गए हैं, इससे बड़ा आपको और क्या दिया जाए। गिल्स की बातें यहां पर समाप्त हो गई। मछलियों तक जब समाप्त हो गया है काम, मछलियों तक जब समाप्त हो गया है काम, तो मछली के बाद आ गया है टेट्रापोडा। जब टेट्रापोडा आ गया है तो टेट्रापोडा में आ गया है आराम। टेट्रापोडा में कौन आते हैं? आराम आते हैं। आराम का मतलब एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स आते हैं। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स आते हैं यहां पर। आराम बोलते हैं इसको यहां पर। तो यहां पर पास आते हैं लंग्स, पास आते हैं लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? लंग्स होता है वास्कुलराइज्ड बैग होता है। एनसीईआरटी में इसको ये शब्द से सम्मानित किया गया। वास्कुलराइज्ड बैग जो होता है यही होता है, और इसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये लंग्स, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन होता है। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन होते हैं। लंग्स की अगर बात करें हम लोग, फेफड़े की बात करें अगर हम लोग, तो फेफड़ा कितने प्रकार के होते हैं? फेफड़ा कितने प्रकार के होते हैं? फेफड़े की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? फिलहाल में ये एनसीईआरटी पर उस टाइप से नहीं मिलेगा, तो हम थोड़ा सा ही जान लेते हैं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीपीएससी वाले कभी नाराज हो सकते हैं कि आप इतना ज्यादा बता रहे हैं, तो ये तो आता नहीं। तो नहीं आता तो फिर बताने की क्या जरूरत, हमारा टाइम नुकसान यहां पर। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। वैसे विज्ञान है ये, विज्ञान कभी पूरा नहीं हुआ ना होगा। इनको हम लोग हॉलो लंग्स बोलते हैं, हॉलो लंग्स बोलते हैं। और इनको हम लोग सेमी सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग होती है और ये खोखले होते हैं। इस टाइप से इनको अलग अलग बताया गया। ठीक, आशीष कुमार सरोज हैं जिन्होंने ऐसी बातें की हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छी बात की है यहाँ पर। तो जो हॉलो लंग्स होते हैं, तो यहां पर इसको डिफ्यूज लंग्स बोलते हैं। डिफ्यूज लंग्स बोलते हैं क्योंकि बोलने के लिए, विज्ञान के लिए बहुत होती हैं। और सेमी सॉलिड के लिए यहां पर वेंटिलेटिंग लंग्स बोलते हैं, वेंटिलेटिंग लंग्स बोलते हैं। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, किसी को सांस की दिक्कत होती है तो तुरंत बोलते हैं क्या हुआ, तबीयत कैसी है। जिनको आप देखने गए थे अस्पताल, तो बताते हैं वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं, माने सांस की एक आर्टिफिशियल डिवाइस है। वेंटिलेशन, वेंटिलेटिंग लंग्स। जो फूलता और पुचकता है, वेंटिलेटिंग लंग्स। ये डिफ्यूज लंग्स, यहां से डिफ्यूजन से हवा मीन्स गैसों का विनिमय हुआ करता है। हाँ, आप ऐसे समझ रहे हैं। बहुत अच्छे विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त आंसर। ऐसे महान वैज्ञानिकों के लिए इतनी अच्छी इन्होंने आंसर दिया,
तो ये जो होते हैं ये एम्फीबिया में होते हैं। एम्फीबिया, मेंढक है, मेंढक का डिसेक्शन किया होगा, करना चाहिए, नहीं बारिश का समय है। टेडपोल लार्वा को कांच के गिलास में आप अपनी वॉशरूम में रख सकते हैं पानी डालकर, उसकी मेटामॉर्फोसिस की रोज स्टडी कर सकते हैं। बाथरूम में नहाइए, कांच के गिलास में टेडपोल लार्वा की मेटामॉर्फोसिस देखिए, एक्सटर्नल गिल्स देखिए, इंटरनल गिल्स देखिए, पूंछ बड़ी देखिए, पूंछ छोटी देखिए, पैरों का निकलना देखिए, मेंढक में बदलना देखिए। विज्ञान आओ करके सीखें, आओ इसका पता लगाएं, तभी तो कुछ होगा। नहीं पढ़ पढ़ के कौन क्या हो गया। ज्यादा बोलता हूं तो थोड़ा तकलीफ होती है, ज्यादा नहीं बोलेंगे। यहां पर राम होता है, राम। आराम में का एम्फीबिया निकल गया, रेप्टाइल एवीज मैमल्स यहां से बन गए हैं। वेंटिलेटिंग लंग्स के स्पेशली मैमल्स के लिए बोलते हैं, क्योंकि वहां पर डायाफ्राम पाया गया है। तो फिलहाल ये जब दो ही प्रकार के हैं तो फिर इसके लिए ऐसा हो गया। बहुत ही अच्छा, उमा कुमारी यहाँ पर उपलब्ध हैं जिन्होंने इसको इस टाइप से बताया। थोड़ा एम्फीबिया में दिक्कत है, लास्ट स्लाइड आपके लिए बना रहे हैं, इसके बाद आपकी शुभ मुहूर्ती चली रही है, बम बम भोले चल रहे हैं, आपकी विदाई कर देंगे तुरंत। एम्फीबिया, चूंकि ये एम्फीबिया ऑफ वर्टिब्रेट्स है, मोलस्का एम्फीबिया ऑफ नॉन वर्टिब्रेट्स है। एम्फीबिया के लार्वा में और एम्फीबिया के एडल्ट में, एम्फीबिया के लार्वा में, एम्फीबिया के एडल्ट में, लार्वा में गिल्स होती हैं और गिल्स एक्सटर्नल गिल्स होती हैं, इंटरनल गिल्स होती हैं, दोनों होती हैं। और एडल्ट में यहां पर 3 प्रकार का रेस्पायरेशन पाया गया। एक तो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन पाया गया, दूसरा बक्कोफेरेंजियल पाया गया, बक्कोफेरेंजियल पाया गया, और इसके बाद इसमें पल्मोनरी पाया गया, पल्मोनरी पाया गया। कुछ सवाल यहां पर कभी यूं आया कि एडल्ट में कितने मोड ऑफ रेस्पायरेशन होते हैं, 3। लार्वा में कितने मोड ऑफ रेस्पायरेशन होते हैं, 1। और एम्फीबिया की लाइफ साइकिल में कितने मोड ऑफ रेस्पायरेशन होते हैं, ABCD में दिया 1 2 3 4 4। इस टाइप से अगर दिया तो आप कैसे उस बात को पढ़ सकते हैं। पारवी कटियार हैं, इनको एक्सप्लेनेशन पसंद आया, बहुत ही अच्छा है। आप ही के लिए काम किया जाता है, लेकिन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, थोड़ा सा ये दिक्कत में होगी। उमा कुमारी प्लांट में चली गई हैं, सॉरी अनुज कुमार प्लांट में चले गए हैं। ये डाइवर्सिटी होती है यहाँ पर, एक के साथ कई फ्री। एनिमल के साथ अनुज कुमार जी प्लांट में चले गए, बहुत अच्छा डाइवर्सिटी का दिमाग इनके पास है। तो आंसर थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी। सुचि मिश्रा है यहाँ पर और उमा कुमारी हैं, 2 विद्यार्थियों ने अभी तक आंसर दिए हैं। जल्दी जल्दी आप अपना काम करिए तो अच्छी बात होगी। 2 ही बच्चों ने अभी तक दिया है आंसर। ये 4 टाइप का हो जाएगा, 4 टाइप का लाइफ साइकिल में हो जाएगा या लाइफ स्पान में हो जाएगा। इसमें 1 + 3 हो जाएगा। तो 4 टाइप का मोड ऑफ रेस्पायरेशन जीवन काल में होता है। मेंढक के जीवन काल में श्वसन का प्रकार कितना होता है, 4। लार्वा में 1 होता है, एडल्ट में ये होता है। पल्मोक्यूटेनियस यहां से आपका कॉमन मोड में आता है। इस प्रकार से ये काम हमारा समाप्त हो गया। अब काम इतना समाप्त होने के बाद
ये परिचय का क्रम समाप्त हो गया और अब शुद्ध रूप से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम हम लोग अगली क्लास से शुरू करेंगे। मानव का श्वसन तंत्र अगली क्लास से शुरू करेंगे। आज श्वसन तंत्र के बारे में बताया। एक क्लास खराब किया, चाहते परिभाषा कैटाबोलिक एनर्जी लिबरेटिंग एरोबिक एनएरोबिक देकर ह्यूमन का कर लेते, कुछ ना कुछ जरूर खत्म होता। लेकिन पूरा एक क्लास आपको कह सकते हैं हमने टाइम लॉस किया आपके उज्जवल भविष्य के लिए, कि कहीं परिचय से कहीं दूसरी जगह से कोई सवाल ना आ जाए। तो अब हम लोग अगले दिन से मानव का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सभी लोग पढ़ के आइए, रीडिंग लगा के आइए, पतली बुक है, 2 पेज पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। एनसीईआरटी में कितना ही लिखा है, 7-8 पेज में पूरी सिस्टम खत्म। 7-8 पेज में आप अपना पढ़ेंगे तो मेरी समझ में 2500-3000 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आप अपना नहीं पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उससे संबंधित जहां ज्यादा जानकारी चाहिए हम उसको क्लास में ही देंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी ही पढ़ के आएंगे। 4 पेज अगर पढ़ लेंगे तो बस उतना ही हम एक्सप्लेन करेंगे। 2-3 दिन में आपका ये सारा काम समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो पेड स्टूडेंट के साथ जो बाहर के मेहमान आए थे, उन सभी मेहमानों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैक हैं, आने न्यूटनी के बारे में बताया, तो वो सब चीजें बाद में हैं। ज्यादा बताएंगे तो बच्चे नाराज हो जाते हैं कि टॉपिक छोड़ छोड़ के पढ़ाते हैं। जैक स्पैरो से कोई क्वेश्चन इन्होंने दिया था, वो आगे निकल गया, फिर से दें। जैक स्पैरो अपना सवाल फिर से दें। अब हम स्क्रीन पे हैं, थोड़ा सा पढ़ा। अनुज कुमार हैं, इन्होंने काफी कुछ नया सीखा, बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद। नया सीखने के लिए ये बातें होती हैं। कभी कभी लगता है सर से तो पढ़ ही चुके हैं, अब बार बार क्या पढ़ें। लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मैं हर साल बेसिक कंसेप्ट तो कभी कोई बदल नहीं सकता, लेकिन स्टाइल और मैकेनिज्म को चेंज मैं हमेशा करता हूं। स्पैरो से थे, वो अपना जवाब दें। सीवी कुछ सवाल किया है, फोन आ गया इनका। किरण है, किरण को अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्लास कब होगी उसके बारे में हम बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास में भूपेंद्र शुक्ला जी को काफी पसंद आया, सीवी हैं। स्पैरो से अपना सवाल करें, स्पैरो से जो थे वो सवाल करें। अलका शुक्ला हैं। नेक्स्ट क्लास हम बता रहे हैं, वो स्पैरो से जो थे उनका सवाल थोड़ा देखने के लिए मैं खड़ा हूं यहाँ। आलम जी का सवाल नेक्स्ट क्लास कब होगी ऐसा तो मुझे समझ में आया। स्पैरो से जो सवाल थे वो अपना सवाल करें। देखिए, जूलॉजी की जो क्लास है वो टीटीएस में चलती है और 5 से 7 इसकी टाइमिंग है। जो कभी कभी इस समय थोड़ा भीड़ भाड़ है सड़क में, तो 5:30 से 7 या 5 से 7 इन्हीं टाइमों में चला करती है टीटीएस में। देख लूं थोड़ा सा। स्पैरो से सवाल के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो सवाल निकल गया। अगर क्लास में हैं तो वो आंसर क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं। जूलॉजी की जो क्लास है वो टीटीएस में चलती है, 5 से 7 उसकी रियल टाइमिंग है, इसी समय है।
सैटरडे को सुबह भी चलती है, शाम को चलती है, संडे प्लस चलती है। तो अभी सुबह की बंद है, संडे प्लस बंद है। टीटीएस में 5 से 7 बैच क्लोज होगा, तो ये सुबह चलेगी, संडे को भी चलेगी। और जो बॉटनी की क्लास है वो MWF में चलती है, और वो मुझे लगा कि शायद 4 से 6 चलती है। तो 6 दिन क्लास यहां पर चला करती है। स्पैरो से शायद चले गए हैं। तो टीटीएस क्या है, ये आलम जी ने पूछा। टीटीएस ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे टीडीएस है। ये मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ये दिन है हमारे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो सोमवार से बॉटनी चालू है, मंगल से वो चालू है। रोज बायो की क्लास चला करती है जी, 3 दिन जूलॉजी, 3 दिन बॉटनी। फिर ये क्लास 3 क्लास है, फिर 4 और 5, आगे चल के 5 क्लास, 6 क्लास तक भी कन्वर्ट हो सकती है, होती है हर हफ्ते। जैसे जैसे एग्जाम आता है या बैच क्लोज हो जाता है, एडमिशन क्लोज हो जाता है, उस समय यूरोकार्डेटा एग्जिबिट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इंस्टिंक्ट ऑफ प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एज इन एम्फीबियंस। ये दिया है जैक स्पायरो ने, ठीक दिया है इन्होंने। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, इंस्टेंट ऑफ प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एज इन एम्फीबियंस। तो प्रोग्रेसिव, अब ये सीधी सीधी बात होती है। प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव में सीधी सीधी बात होती है। प्रोग्रेसिव में आगे के कैरेक्टर्स लेने होते हैं, जैसे एम्फीबियंस में होता है, मछली से एम्फीबियंस में आ गया, पानी से उसमें आ गया, गिल से लंग्स में आ गया, 2 चैम्बर से 3 चैम्बर में आ गया, प्रोनेफ्रिक से मीजोनेफ्रिक में आ गया। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो एम्फीबियंस प्रोग्रेसिव करता है और रेट्रोग्रेसिव करता है यहाँ पर, कि जो कार्डेट्स कैरेक्टर लार्वल स्टेज में होते हैं और जो एडल्ट होता है वो कार्डेट्स कैरेक्टर को डिसअपियर करता है। पीटोजेनेसिस में आती है गोनाड्स का डेवलपमेंट, है ना, लार्वल स्टेज में। तो वो हम लोग दूसरी जगह पढ़ते हैं जब वहां पर आया करते हैं, ठीक है। या तो मेटामॉर्फोसिस अर्थ्रोपोडा में पढ़ते हैं तो उसको आते हैं, या तो एम्फीबियंस में पढ़ते हैं या हेमिकार्डेटा में पढ़ते हैं। तो जो चीजें जहां आती हैं उनका जिक्र वहां पर ज्यादा ढंग से किया जाता है। अभी चैप्टर में दाएं बाएं से जो सवाल होते हैं उनको हम लोग बोल के या लिख कर समराइज किया करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सवाल को पूछा। वाई पूछा है इन्होंने, तो ठीक है। भूपेंद्र शुक्ला जी ने भी पूछ लिया। तो आप लोग एक दूसरे का नंबर ले लीजिए और अपना बातचीत करते रहिए। हम लोग जब आएंगे तो फिर बात करेंगे, है ना। बहुत अच्छा, जैक स्पैरो से हैं। आप आएंगे पढ़ेंगे तो कुछ समझ पाएंगे। और ये तो क्या मैं बताऊं इस क्लास को, इस क्लास को तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता। क्यों? ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें कुछ नहीं होता। आप लिखते रहिए, हम लिखते रहिए, यही हो सकता है। ऑफलाइन में मुलाकात हो अगर, तो अच्छी मुलाकात होगी। ऑफलाइन में अगर मुलाकात हो, अच्छी मुलाकात होगी, जिसमें चर्चा होगी, बातें होंगी, प्रोग्रामिंग होगा। अब ऑनलाइन में आप लिखिए हम लिखें, आप लिखिए हम लिखें, यही होता है। क्या करें, और कुछ कर ही नहीं सकते। तो कभी अगर जैक स्पैरो का किस शहर से हमको पता नहीं, इधर कभी प्रयागराज आना हो या आप अपना शहर बताएंगे, हम कभी उधर आना होता है, तो फिर मुलाकात हो जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी। या आप किसी ग्रुप में एडमिशन के दौरान ग्रुप बनाते हैं हम बैच वाइज, उस बैच में आप हो जाएंगे, तो उस ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो डेली मुलाकात होगी। आप लिखिए हम भी लिखेंगे, बात भी होगी, आंसर भी करेंगे। हम तो होमवर्क भी बच्चों से कराते हैं, लिख के कॉपियां मंगाते हैं, जांचते भी हैं, उनको नंबर भी देते हैं। हमारे बच्चे बता सकते हैं इस बात को। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। थैंक यू।